बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में एक बार ऐसी सनसनीखेज परफॉर्मेंस दे दी है कि अब हर बंदा ये बात कर रहा है कि वर्ल्ड कप इतना अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। और श्रीलंका को आप क्रेडिट ज़रूर दें, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जिस तरीके से बॉलिंग, खास तौर पर जो फील्डिंग नजर आई श्रीलंका की, और सारे उस जेस्चर की बात कर रहे हैं कि यूं ही वो मैच जीते और सनत जयसूर्या ने एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखा तो क्या शानदार मोमेंट था वो भी। लेकिन पाथुम निसांका मेरे ख्याल से एक ही नाम है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ऑल दो इट वाज अ टीम एफर्ट, बट जिस तरीके का कैरेक्टर शो किया है निसांका ने, आई थिंक दैट गिव्स अस अ गुड आइडिया कि श्रीलंकन्स की सेल्फ बिलीफ क्या है। वो ऑब्वियसली को होस्ट हैं और वहाँ पर वर्ल्ड कप के अगले राउंड में सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना चाहते, बल्कि चाहेंगे कि वो ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करें। और थोड़ा सा लेट ब्लूम ज़रूर हुई ये टीम, लेकिन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हराना, आई थिंक इट वाज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। तो उसकी वजह से इनके ग्रुप के अंदर बहुत सारी अजीब सूरत हाल जो हैं वो अब नज़र आ रही हैं। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच खासा अहमियत का हामिल है, लेकिन वो अब तक बारिश की वजह से डिले ही होता जा रहा है। वहाँ से अब तक कोई मुस्बत खबर नहीं आई, और अगर वो मैच कॉल ऑफ भी हो जाता है तो एक पॉइंट की वर्चू पर भी जिम्बाब्वे जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया मोर और लेस बाहर तो हो चुका है, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। अनलेस के कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, मैच हो जाए, आयरलैंड जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच रिमार्केबल कोई परफॉर्मेंस देकर जीत जाए, तो क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलियन फैंस हों, उनके साबिक क्रिकेटर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स, प्रेजेंटर्स हों, और अब तक तो उनकी टीम की बॉडी लैंग्वेज से भी ये लग रहा है, इवन मिचेल मार्श भी एडमिट कर चुके हैं कि दे वर नॉट एट देयर बेस्ट। तो लगता ये है कि वो ये हार जो है वो मान चुके हैं कि जी हम टूर्नामेंट से अब बाहर हो चुके हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। फिर कुछ और भी मैचेस हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर भी नज़रें जो हैं वो कल के मैच पर रहेंगी, क्योंकि कल बड़ा अहम मैच है। आपने नामीबिया के साथ खेलना है, आप जीतेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी बड़े परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, नामीबिया के खिलाफ अगर हमें रियलिटी चेक आ रहा है तो हमारी क्रिकेट किस मोड़ पर खड़ी है। लेकिन न्यूजीलैंड ने कनाडा को शिकस्त दे दी 8 विकेटों से, लेकिन क्रेडिट टू कनाडा, 173 रन, बहुत शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली। और आई थिंक ओवरऑल न्यूजीलैंड वर द बेटर साइड। उनकी बैटिंग हमें डोमिनेंट जरूर नजर आई है, लेकिन आई थिंक कनाडा स्टिल विल बी वेरी प्राउड ऑफ दमसेल्व्स। और आयरलैंड जिम्बाब्वे की हमने आपसे बात की, और फिर और भी मैचेस हैं जिसमें नेपाल और स्कॉटलैंड आज मद्दे मुकाबल होंगे। इन तमाम चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और फिर जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का हवाल भी जानेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है सुपर 8 मरहले के लिए जो कॉम्बिनेशन अब बन रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो टीम्स मिलनी है उसका तो हम बकायदा तौर पर अंदाज़ा लगा चुके हैं कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है तो आगे आप इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को खेल रहे हैं, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए रिलेटिवली इजी होना चाहिए उन कंडीशंस के अंदर। एक न्यूजीलैंड को लेकर आई विल बी अ बिट कंसर्न्ड, अदरवाइज खैर T20 में तो आप किसी को इजी नहीं ले सकते। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को एतराज होगा, बट आई थिंक पाकिस्तान स्टिल इज द बेटर साइड। दे शुड बिलीव दैट देर अ बेटर साइड देन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका इन दोज कंडीशंस। अब ये वो कैसे मानते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। उसके बाद आपसे बात करनी है वुमेन्स T20 पे, जहां पर पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बच गया है। साउथ अफ्रीका को आखिरी T20 में शिकस्त दे दी, सीरीज तो हार गए, लेकिन आई थिंक ये मैच एक थोड़ा सा कॉन्सोलेशन जरूर हो गया। बाय 53 रन दे वन दिस गेम। उसके बाद आपको बताएंगे ओलंपिक वुमेन्स आइस हॉकी, जहां पर अमेरिका और कनाडा की टीम्स जो हैं वो इटली में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के आइस हॉकी के फाइनल में पहुंच चुकी हैं, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइवलरी वहां पर भी नजर आ रही है। उसके बाद आपको बताएंगे नेशनल T20 कप के मैचेस में कराची ब्लूज और इस्लामाबाद रीजन्स की अहम कामयाबियां हुई हैं। ये भी खबर आप तक पहुंचानी थी। ये टूर्नामेंट बड़े शानदार तरीके से जारी है। और उसके बाद इंटरलूप व्हील चेयर कायद आजम क्रिकेट ट्रॉफी में बलोचिस्तान की टीम ने गिलगित बल्तिस्तान को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है, तो इस टीम को भी बहुत मुबारकबाद हो। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट जनाब अली तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एज वेल। सना, श्रीलंका आउटस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से उनका जो एक फैन फर्वर था स्टेडियम में, वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं कल। बिल्कुल, आई थिंक श्रीलंका का काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम गुजरा। एशिया कप की आप बात करें, फिर पाकिस्तान में सीरीज़ की बात करें, उसके अलावा जो वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो जयसूर्या, मलिंगा, इस टाइप की जो इनके पास सपोर्ट स्टाफ है, उनके लिए बड़ी परेशान कुन बात थी कि मतलब बहुत काम हो रहा था, मैचेस पे भी इन्वेस्ट हो रहा था, पर रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा था। पर जो क्रिकेट ये कल खेले, और काफ़ी डिफ़िकल्ट ग्रुप था, स्पेशली जिम्बाब्वे ने जिस तरह आउटशाइन किया इस ग्रुप के अंदर, तो आप सोच नहीं सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 20 टीमों में जो है वो पहले ही राउंड में बगा। ये किसी ने भी किसी के वहम गुमान में नहीं था।
लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है और आई थिंक फील्डिंग में जिस तरह वापस आए, क्योंकि 8 ओवर्स में 100 रन लगा चुका था ऑस्ट्रेलिया बोर्ड पे, और वहाँ से वापस आना, वो जो 9 से 12 ओवर का टाइम था, मैं पहले भी बात की कि उसमें जिस तरह की बॉलिंग चेंजेस हुई, कमिंडो मेंडिस जो इतने रेगुलर बॉलर नहीं, उनको भी लगाया गया, उन्होंने टिम डेविड की विकेट ली, और उसके बाद जो प्रथम निसांका का कैच था, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द वर्ल्ड कप है। वहाँ से पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया श्रीलंका ने। फिर भी चांस ज़रूर था ऑस्ट्रेलिया के पास के फिर भी डिसेंट स्कोर था 180, क्योंकि स्टार्ट इतना आउटस्टैंडिंग मिला था, लेकिन फिर प्रथम निसांका ने कोई चीज़ पीछे रहने ही नहीं दी। उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली कि खुद ही मैच ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक बहुत अरसे से वो इस तरह की फ्लेयर से इनिंग्स ज़रूर खेल रहे थे, 20-30 रन, किसी में 40, पर कल जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है, ही इज़ डेफिनेटली पुट हिमसेल्फ इन अ डिफरेंट लीग ऑफ प्लेयर्स, और इसको अगर वो बिल्डअप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये वर्ल्ड कप के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि होस्ट कंट्री जो है वो क्वालिफाई कर गई अगले राउंड में। ऑब्वियसली श्रीलंका में काफ़ी मैचेस हैं, तो बड़ा अच्छा होगा श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी, श्रीलंका के लोगों के लिए भी, उनको मौका मिलेगा अपनी टीम को होम ग्राउंड पे देखने का, और फिर ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है कि क्राउड ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहेगा। अच्छा, ये तो खैर श्रीलंका को तो हम अप्रिशिएट करेंगे और क्रिकेट के लिए ये तो अच्छा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ है? क्योंकि अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं वहाँ पर। इवन मैं अभी जैसे ऑफ द ईयर भी बात कर रहा था कि जॉर्ज बेली को लेकर बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लोग उनकी सिलेक्शन प्रोसेस और पॉलिसी के ऊपर अब बाकायदा तनकीद करना शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस वक्त इस अब्बास उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स अपसेट हैं। व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जनरली मैं हमेशा सिस्टम से शुरू करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं प्लेयर्स से शुरू करूँगी। जो प्लेयर्स का एटीट्यूड और जो प्लेयर्स में हंगर थी, वो भी एज सच इतनी नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। इधर भी जब वो 3-0 हारे, मतलब इतना आसान नहीं होता ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करना, बट उनका एटीट्यूड ऐसा था ही नहीं कि उनको कोई फ़र्क पड़ा है इतना ज़्यादा। तो एक तो ये चीज़ बहुत मुझे अलार्मिंग लगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। दूसरी चीज़ जो नज़र आई कि जब बड़े नाम नहीं है, पैट कमिंग्स, हेजलवुड, मिचेल स्मिथ, स्टार्क, तो उसके बाद वाला जो लॉट है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आईसीसी इवेंट्स में मेन पोजीशंस पे नहीं खेलते, क्योंकि ज़्यादातर आईसीसी इवेंट्स के लिए ये बड़े नाम वापस आ जाया करते थे, बीच के टूर्नामेंट्स में बाकी लोगों को मौका मिलता था। तो आई थिंक वो चीज़ शायद हैंडल नहीं कर पाए, उसको नहीं समझ पाए ये वो नाम जिन्होंने पहले एज सपोर्ट रोल तो प्ले किया, बट मेन जो एक रोल में नहीं नजर आए। स्टीव वॉ हैज कॉल्ड इट आउटरेजियस कि आप स्टीव स्मिथ को लेकर आते हैं और उनको खिलाते ही नहीं। उन्होंने कहा इट्स एन इंसल्ट टू स्टीव स्मिथ। एब्सोल्युटली, देखिए यही बात है उनकी कि वो अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इसलिए सिस्टम पे नहीं आ रही, ज़्यादा मसला जो आपका थिंक टैंक है, जो सिलेक्शन कमेटी है, मेरे नज़दीक टिम डेविड इज़ नॉट अ नंबर 4 बैटर T20 क्रिकेट में, जहाँ पर पिचेस टैकी हो सकती हैं, जहाँ पर पिचेस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको बीच में बिल्डअप करना पड़ता है। ठीक है, वो 6 नंबर 5 नंबर पे फिर भी समझ आते हैं, पर 4 नंबर आप बाकी सारी टीम्स के 4 नंबर देखें, ग्लेन फिलिप्स आते हैं यहाँ से, फिर उधर भी बाकी भी बड़ी टीमों के जब आप देखते हैं, तो वो प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट गियर में खेल सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर गलती ज़रूर हुई है सिलेक्शन कमेटी से, और राइटली कॉल आउट कर रहे हैं जब उनके जो क्रिकेटर्स हैं जो कॉल आउट कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, वैसे कंसर्न भी है, और आई थिंक वेरी अनलाइक ऑफ ऑस्ट्रेलियंस के वो वर्ल्ड कप से ऐसे एग्जिट करें, और बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहा है, मायूसी भी हुई। लेकिन एट द सेम टाइम आपको श्रीलंका को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया, थोड़ा लेट टूर्नामेंट में वापस आए, बट शानदार तरीके से आए। अच्छा, मैं तो टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इतना हैक्टिक उनका सीजन रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है, जो उनका बेंच की बात करें, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के अंदर जो इंजरीज हुई, उनके प्लेयर्स अपना वो नहीं थे, अपना इस टूर्नामेंट में एब्सेंट रहे। लेकिन शायद स्टार्ट जो मैं अगर कौन है इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, तो शायद पाकिस्तान का जो टूर था स्पेसिफिकली उनको सीरियस इसलिए भी लेना चाहिए था क्योंकि उनके 3 से 4 बड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि शायद इंडियन कंडीशंस हैं, वहाँ पर प्लेयर्स हमारे वैसे भी यूज्ड टू हैं क्योंकि आईपीएल वगैरह खेलते रहते हैं मोर ऑफन, लेकिन शायद उनके जेहन में नहीं था कि आपने श्रीलंका में खेलना है तो वहाँ पर मुश्किलात होंगी। आप अगर पूरे ओवरऑल कल के मैच की भी बात करें, आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि बाइसन बहुत टाइम के बाद वापस आए थे, जिनकी रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी स्मिथ की, वो आके एक अच्छी पार्टनरशिप लगाती हैं 104 की। आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा चिमारक और हिमांता को, जब बीच में उसने आके जब आउट किए, जो 3 आउट किए, जिसकी वजह से बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी स्पिनर्स को डोमिनेट नहीं कर पाया पूरे मैच के अंदर। आप देखें, फिर मैं खुद हैरान था जब आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, कनोली जैसा बैट्समैन जिसने पर्च क्रॉचेस के लिए जाके ओपन किया, 1 डाउन किया, एग्रेसिव ओपनर है, आप उसको 6-7वें नंबर पर भेज रहे हो। बैटिंग का इतना इशू मुझे जहां तक नजर नहीं आता इस टूर्नामेंट के अंदर, सबसे ज्यादा मसला उनकी बॉलिंग यूनिट का है। आपके पास वो जो पेस बैटरी, जो एक्सपीरियंस एक होता है, वो था नहीं। ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको पेस बैटरी नजर आती है। मैं भी आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था,
माइट बी अ टेस्ट क्रिकेटर, लेकिन स्कॉट बॉलैंड की बात करें, एटलीस्ट वो इस फ्लेवर में रहा है और वो प्लेयर है जिसको आप ऑस्ट्रेलियंस को जिस भी या पोजीशन लेकिन में ये तो डालोगे। बुरी तरह एक्सपोज हो गया। मतलब मैं तो थोड़ा और पीछे चला जाऊंगा। आई थिंक पोस्ट डेविड वार्नर आप देख लें कि कोई उस रोल में सेटल हो ही नहीं पाया। ट्रैविस हेड 10 में से एक बार ऐसी परफॉर्मेंस दे देंगे, बट 9 बार शायद वो नहीं आ सकी। और उसके बाद बॉलिंग की बात करें, आप स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड को इक्वेजन से निकाल दें तो नेथन एलिस वगैरह जितने हो गए, दे डोंट हैव दैट क्वालिटी। देखिए क्वालिटी एंड इट्स के वो कितना ज्यादा सिस्टम में रहे हैं। अगर उन बॉलर्स की आप बात करें, जो भी सनाई बात करी थी, कंसिस्टेंटली पार्ट रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, उनका एब्सेंस वो आपको नजर आ रहा है कि इनके पास पेस बैटरी मौजूद नहीं। मैं स्कॉट बॉलैंड की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि एक एक्सपीरियंस है। अभी भी अगर आप उनकी शील्ड क्रिकेट उठा के देखो तो लीडिंग विकेट टेकर आपका वो लड़का है, तो उसको आपको डालना चाहिए था। अगर आप श्रीलंका की बात करें, यही टीम मैं उठा के जाता हूँ एशिया कप के अंदर। मसला एशिया कप में क्या था कि निसांका कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा था, मिडिल ऑर्डर के अंदर उनके पास प्लेयर मौजूद नहीं था। आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट आपको याद, उन्होंने फिर अभी चेंज किया वर्ल्ड कप के लिए। ये आपका सेट पैर आपका चल रहा है। कल जो चीज मुझे अच्छी क्या लगी थी, जो आस्किंग रेट था उस विकेट के ऊपर जहां पर बॉल ग्रिप, आपको पता है दूसरे एंड पे बॉल ग्रिप नहीं हो रहा था, जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करवाने ड्यू फैक्टर भी रोल प्ले कर रहा था। जैम्पा की बात कर रहा हूं, आस्किंग रेट इतना ज्यादा था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको माइंड गेम खेलनी है। आप टारगेट करते हो डी मिड विकेट को भी, आप जितना डीप अंदर क्रीज में जाके आप ऑफ साइड पॉइंट की बात करो, कॉर्नर की बात करो, आप जिस तरीके से खेल रहे हो, दैट शोड कि आप कितना कॉन्फिडेंट थे कल उनको खेलते अच्छा, हुए। ये इट्स अ वेरी अनयूजुअल वर्ल्ड कप। यहाँ पर ऐसी सी परफॉर्मेंसेज आपको देखने को किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। मैं कल के मैच का हवाल नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देख लें ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्या हो गया। हम शायद कभी कभार ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप तसल्ली इटली वाला मामला, आप तसल्ली रखें यार। नेपाल, इटली, सारी टीम्स वैसे आपको कहना पड़े, इवन आज कनाडा आई थिंक आउटस्टैंडिंग खेले। लेकिन अली, ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट से बाहर होना बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ दोज कंट्रीज, क्रिकेटिंग नेशंस इन द वर्ल्ड, जो शायद इस हार को इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। ये जो अभी आपने कहा कि आप जो कहना चाह रहे थे पाकिस्तान के बारे में, देखें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम मुकाबला तो हो ना। ठीक है, तो हम, आप जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, चलें वो अच्छी हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया तो ओवरऑल भी देखा जाए, जब वो पाकिस्तान भी आए तो उनके बॉडी लैंग्वेज वो थी नहीं जो ऑस्ट्रेलियंस की होती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनकी स्पिन जो खेलने वाली जो पूरी कंडीशंस थी उसमें वो डिस्टर्ब रहे। जो पाकिस्तान ने स्पिन अटैक रखा, एक तो वो भी एक गलत फहमी थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया स्पिन से, तो हम इस स्पिन से किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ये इसी गलत फहमी के साथ उन्होंने स्पिनर इन किए। उसके अलावा जब आप गए छोटी टीमों से, तो आप करेंगे वही बात है कि अभी हम बात भी कर रहे थे, अगर हम आगे भी जाते हैं तो हम बाकी टीम से बेहतर खेल लेंगे। पर मसला वही है कि माइंडसेट का या इंडिया से जो प्रेशर एब्जॉर्ब करने का, वो अभी तक नहीं हैंडल कर पा रहे। मामला वही आता है कि जब आप मेरिट को कैंसिल करते हैं, मेरिट को कत्ल करते हैं, तो वही अपने मर्जी के प्लेयर्स लेके आते हैं, दामाद लेके आते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती, प्लेयर में वो पोटेंशियल नहीं होता। अब देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बखैर अब तो उन्होंने खुद कह दिया कि निकाल दें उनको। नहीं, देखे ना, अब तो आगे अफरीदी ने भी कहा बस भाई मैं और गंदा नहीं हो सकता, भाई निकाल दो। मतलब देखे ना, इसके आगे आप क्या कहेंगे। इसका मतलब है कि बंदे को खुद भी अपनी चीज़ें जज करनी चाहिए। बाबर को हम इतने अरसे से बात कर रहे हैं कि बाबर का खुद एक लेवल है, बाबर टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, बाबर की एक वो नेचुरल गेम नहीं है। बाबर की जो गेम है, बाबर को उस पर रहना चाहिए। बाबर को खुद ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई मैं T20 का प्लेयर नहीं हूँ, मैं अपने आप पे क्यों एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा हूँ। मुझे ODI पे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, उसके अलावा मैं टेस्ट पे स्ट्रिक्ट हूँ, और वहाँ वो परफॉर्म मेरे फॉर्मेट्स हैं, वो उनके फॉर्मेट हैं। वहाँ उनको कोई ये नहीं बोलेगा यार स्ट्राइक रेट बेहतर करो, अपनी गेम चेंज करो, या आप तेज खेलें, तो कोई भी नहीं कहेगा। जब आप इधर आएंगे तो वही बात है कि गेम की डिमांड है, तो आपको वो करना पड़ता है। वही बात जब अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया पे क्यों हो रहा है कि उन्होंने अपनी गेम चेंज नहीं की। जब चेंज नहीं की, कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं किया, तो देखें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वो सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर मुझे एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है, एक अजान ब्रेक लेंगे, नमाज असर का टाइम ज़रूर हो चुका है, तो अजान ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी और कल क्या होने जा रहा है। और खास तौर पर एक बड़ी अहम स्टेटमेंट फवाद आलम की सामने आई है बाबर आजम को लेकर। ये सब और बहुत कुछ देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। الله أكبر الله أكبر الله أكبر
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की। तमाम तर नज़रें इस वक्त जिम्बाब्वे आयरलैंड के मैच पर हैं, लेकिन बारिश जो है वहाँ से कोई रिस्पाइट अभी तक नहीं मिल पाई। तो अगर ये मैच नहीं होता तो मोस्ट प्रॉब्ली अब ग्रुप्स की जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे सामने ही होगी। पाकिस्तान का कल नमीबिया के साथ जो मैच है, मैं अगर मैच पर एनालिसिस करूँगा लोग नाराज़ हो जाएंगे कि नमीबिया के खिलाफ है, लेकिन मैं तो अभी भी क्वालिफिकेशन को सोच के आगे जो ग्रुप्स बन रहे हैं उसको देख रहा हूँ कि आगे हमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका मिलने जा रहा है, और सारी उन्हीं कंडीशंस में जहाँ पे पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए। जो न्यूजीलैंड से मैच है वो आरपीएस में है, तो वो थोड़ा सा आई थिंक पिच ज़रा ट्रिकी लगा हमें। लेकिन आप आगे की परफॉर्मेंस अगर कल का हम ना सोचें, फिलहाल आगे की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे नहीं, हैं? मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ नमीबिया के मैच पे अगर आपने बात कर दी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारा फोकस भी उस मैच पे होना चाहिए और प्लेयर्स का फोकस भी उस मैच पे होना चाहिए। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस की हैं एसोसिएट नेशंस ने, आप रेपुटेशन पे नहीं खेल सकते। अब आपने देख लिया, एज इंडिविजुअल्स भी आप रेपुटेशन पे नहीं खेल सकते, एज टीम्स भी आप रेपुटेशंस पे नहीं खेल सकते। आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी है। और जैसे आज ओमान को, कनाडा को आप देखें, अगर उनके प्लेयर ने, जो युवराज समरा ने जिस तरह से 100 किया न्यूजीलैंड को, तो अगर न्यूजीलैंड के प्रोसेसेस ठीक ना होते और वो घबराते और वो उसको चेज़ ना कर सकते तो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, बैटिंग विकेट्स हैं वहाँ पर जहाँ पे वो खेल रहे हैं, बट यू स्टिल हैड टू प्ले रियली गुड क्रिकेट। उनके भी 2 खिलाड़ी बाकी मैचेस की निस्बत जल्दी आउट हो गए थे, दोनों ओपनर्स। और फिर फाइनली रचिन और ग्लेन फिलिप्स के रन्स हुए इस वर्ल्ड कप में, जो कि अभी बहुत थोड़े लीन पैच में नज़र आ रहे थे अभी तक वर्ल्ड कप में। तो फिर उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ी टू विन दैट मैच। तो सिमिलर ही है ये, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी टीम को ओवर रूल करके अब अगले राउंड का सोचना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से इस वक्त सिर्फ नामीबिया वाले मैच को देखना चाहिए। बट इस मैच में ये ज़रूर है
कि आने वाला जो राउंड है उसकी तैयारी आप ज़रूर करें इसी मैच के साथ। आपके पास अब इतने मैचेस उससे वो तो नॉकआउट, आपका ये भी नॉकआउट ही है एक तरह का और वो भी नॉकआउट है। तो अभी तक आप एक फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, फ़हीम से आप बॉलिंग नहीं करा रहे, तो इन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आप देखें कि आप फ़हीम से भी बॉलिंग कराएं इस मैच के अंदर, आप शादाब नवाज से भी बॉलिंग कराएं, ताकि आप डिसाइड कर सकें आपने किस कॉम्बिनेशन से जाना है। अबरार और उस्मान तो खेलते नज़र आते हैं आपके जो नॉकआउट मैचेस हैं, तो आपने फिर नसीम और सलमान को भी टेस्ट करना है। तो वो यही मैच है आई थिंक, उसमें आप करके कंडीशंस में अपने आप को बेहतर तरीके से देखें कौन रिस्पॉन्ड करता है, ताकि आपके पास एक 11 की शक्ल बनी हो बिफोर द नेक्स्ट राउंड स्टार्ट। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मैच इस दोनों लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने 2 पॉइंट्स भी लेने, बट अपने राइट कॉम्बिनेशन को फाइंड करने के लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, एक स्टेटमेंट फवाद आलम से मुंसलिक की गई है, और ये सवाल मैं बाबर आजम का आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि वही सवाल हमेशा होता है, बट इसलिए भी कि बाबर का भी फ्यूचर इस वर्ल्ड कप में क्या होना चाहिए। बहुत सारा स्कूल ऑफ थॉट अभी ये भी कह रहा है कि उनको भी रहने दें और फ़खर को 4 पे खिला लें, बट दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द पिक्चर। मैं तो ये भी कहूँगा कि फवाद आलम एक स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि बाबर ने जो शॉट खेली है वो इस बात की अक्कासी ज़रूर करती है कि ये प्रेशर हमने उन पर डाला है, कि हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि वो कुछ अलग हमें करके दिखाएं। हैड इट बीन द ओल्ड बाबर आजम तो वो आराम से इसको नेगोशिएट कर लेते। देखिए, वक्त के साथ आपको इवॉल्व होना है, आप इस चीज़ के पीछे नहीं छुप सकते कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा। आप इवन दो कि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, पर T20 अगर खेलते रहना है आपने, तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि मिस हैंडल भी किया गया बाबर आजम को। मैं अगेन रिपीट करूँगी, 80% कसूर प्लेयर का अपना होता है, आपने खुद अपने आप को देखना है मैंने क्या करना है, पर 20% कसूर रिस्क मैनेजमेंट का भी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ओपन करा दिया, वहाँ पर भी आपको पावर प्ले यूज़ करना है। नया बॉल जो 50 ओवर का है, उसमें आपको अपनी बॉडी फॉर्म को थोड़ी शेप आपको आउट हो सकती है अगर आप ज़बरदस्ती शॉट्स मारने जाएँ। यहाँ पे आके आपने नंबर 4 कर दिया, तो जो उनकी परफेक्ट पोजीशन थी वो आपने दोनों ICC टूर्नामेंट्स में उनको नहीं दी। तो मैं यही समझती हूँ, अगर तो आप बाबर आजम को टॉप 3 में खिला सकते हैं तो आप T20 में उनको खिलाएं। अगर आप उनको टॉप 3 में नहीं खिला सकते तो आप उनको भी ज़ाया कर रहे हैं और टीम का भी नुकसान कर रहे हैं। फिर आपको फ़खर जमान या किसी और बैटर को जिसको आप समझते हैं इनफॉर्म है, आपको फिर उसको खिलाना चाहिए। बाबर आजम का नंबर 4 पे जाते साथ अटैक जाके करना, दैट इज़ मतलब समथिंग जो आप उनको बहुत मज़ीद और पुश कर रहे हैं। एक और इस वक्त तनकीद का इंडिकेटर सलमान अली आ गए हैं वैसे, और ना सिर्फ वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जो वो बैटिंग करें, इवन भारत के खिलाफ जो शॉट खेली है वो अब तक किसी को समझ नहीं आई कि वो था क्या। लेकिन कप्तानी को लेकर बहुत सारे लोग, जिस तरह हम भी अभी बात कर रहे थे, कल से वही रेटरिक चल रहा है कि आपने क्या फ़ैसले किए कप्तानी में, आप क्यों एनालाइज़ नहीं कर पाए कि आपने फास्ट बॉलर से नहीं करवाना, आप उस्मान को जल्दी इंट्रोड्यूस करा देते। इवन साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम द ग्रेट वाजिम अकरम ने भी ये स्टेटमेंट दी कि हमें उस्मान को थोड़ा पहले ले आना चाहिए था, तो शायद जो है हम ज़्यादा फ़र्क डाल सकते थे। देखिए, सलमान अली आगा या कोई भी कप्तान हो पाकिस्तान का, वो कब तनकीद में नहीं होता, खास करके कोचिंग स्टाफ जब वर्ल्ड कप अपना सर के ऊपर होता है। मसला ये है कि शायद जब आप बॉलिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि खुद भी कप्तान कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने किसको किस पोजीशन पे लगाना है। मैं खुद कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ा जो मुझे आपकी जो कन्फ्यूजन नज़र आई थी ये था कि शाहीन नहीं परफॉर्म कर रहा। ये तीसरा मैच है, आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ मौजूद है, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करें तो जो थिंक टैंक बाहर बैठा है, जहाँ से मैसेजेस भी आते हैं ना, क्योंकि एनालिस्ट बैठा हुआ है, वो कोच के साथ होता है, कन्वर्जेशन हो रही होती है, वहाँ से फिर आपको पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे नहीं आ रहे थे, वो भी एक चीज़ होती है। क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस वक्त आप मार खा रहे होते हो, खास करके चीज़ें ना काम करे, तो फिर पीछे जो थिंक टैंक बैठा है वो आपको मैसेजेस भिजवाता है, जो कि थोड़ा सा हाजिर दिमाग आपको रखता है। नहीं, वो तो खैर थिंक टैंक तो ना ही कहें मेरे ख्याल से, वो तो नज़र ही नहीं आया। देखिए, वो तो मामला तो बहुत हैं, क्योंकि जब आप उनकी बात करें तो उनकी यही कोशिश है कि जैसे मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऑलराउंडर्स पे जाता था, तो शायद पाकिस्तान टीम को भी ऑलराउंडर्स पे लेके जाए, वो भी ज्यादा हमें कॉस्ट कर रही है। यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड के आगे आपकी जैसी सिमिलर ही 5 टीमें होती थी ना, आप अब उसकी बात करें जो दुनिया की बेस्ट टीम है। मुझे यहाँ पर आने से पहले एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो ये थी कि अगर सलमान अली आगा इतने अच्छे कप्तान होते, नॉट अगेंस्ट हिम, मैं बहुत ज़्यादा बात करता हुआ इट्स वर्ल्ड कप, अगर वो इतने अच्छे कप्तान होते, उनका खुद का हेड कोच बैठा हुआ इस वक्त पाकिस्तान टीम में, क्या उनको रिलीज करता? मैंने कल भी यही बात की थी। ये लिटरली वो बंदा कह रहा है जो ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता, एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सवाल था कि बात वो ठीक कर रहा है। जब आप पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट रिलीज करना, इट्स किस बेस प्राइस पे पिक हुए हैं वो, ये बहुत बड़ा सवाल है दैट। एंड दूसरा, जिस वक्त आप एक दिन पहले बैठते हो ना टीम मैनेजमेंट में, जिसमें मैनेजर्स भी हैं, चाहे कोचेस बैठते हैं, बॉलर्स लेके बॉलर्स को बैठते हैं, बैट्समैन को लेके बैट्समैन बैठते हैं, कप्तान हर चीज़ में बैठता है।
मुझे उस वक्त अगर मैं बात करूं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि कप्तान को कम से कम जब आप एक मैनेजमेंट की मीटिंग है, वो ग्राउंड से बाहर तो कोच है, उसका एक स्ट्रैटेजी है, उसको आप करते हो, लेकिन जैसे ही आपने रोप क्रॉस करना है, आप हो और टीम है, आपने उस वक्त अपनी पोजीशन करनी है कि यार मैंने क्या यूटिलाइज करना है। अगर आपको एक दिन पहले, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, बाबर की बात बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं ना उसके ऊपर, बाबर है, शाहीन है, अगर आपको लगता है वो फिट नहीं है, किस चीज की मजबूरी है उनको बताते हुए कि यार आप मेरे प्लान्स में नहीं हो, मुझे टीम कॉम्बिनेशन चेंज करना है। यार मुझे लगता है लगता की सूरत हाल से तुम आगे चले गए, अब तो ऑब्वियस हो गया, अनफॉर्चुनेट है, मैं आई एम वेरी सॉरी। ऑब्वियस कब हुआ? ऑब्वियस कब हुआ? जब शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे गए ना, ऑब्वियस तब हुआ कि आपने इसको फोर्सफुली एक मिडिल ऑर्डर बनाया। बाबर आजम की बात कर ले, उस्मान को हम तनकीद करते थे, उसने परफॉर्म करके दे दिया आपको। अब बात होती है कि जब हम नमीबिया वर्ल्ड कप की अपना नमीबिया वाले मैच की बात कर रहे हैं, अब लोग, मैं भी कहता हूं कि बाबर को बाहर बिठा के फखर को अगर आप लेके आते हो बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 पेस बैटरीज चाहिए, शाहीन की एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट आपके पास, सलमान मिर्जा की बात करूं, बाहर बैठा हुआ है, अगर आप इस मैच में अगर इब्रार को भी फॉर इंस्टेंस ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं, आप नसीम शाह को लेके आ सकते हो बॉलिंग यूनिट के अंदर, आपको जरूरत है। लेकिन बात वही है ना कि कैप्टन और जो कोचेज और जो स्टाफ बैठा हुआ मैनेजमेंट, उनकी आपस में इस चीज को लेके कितनी ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि अगर ये वाले मैच के अंदर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो सुपर 8 में तो आप भूल ही जाओ कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यार मैं मतलब मेरे बचपन से तो तजर्बे ही चल रहे हैं अली भाई, मतलब आज तक तजर्बे नहीं चेंज हुए पाकिस्तान टीम में। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अवैस जो एक बात कर रहे हैं ना वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। वो ये है कि वो जो इतना बड़ा थिंक टैंक जो बार बार हम सुनते हैं, क्या वो ये फैसला नहीं कर पाया था कि इस मैच में शायद शाहीन से बेहतर सलमान थे या नसीम थे, या बेहतर था कि अगर हमने फॉर एग्जांपल पहले ही एक रात पहले सोच लिया पेपर की तैयारी में कि हमने चेस करने जाना है, तो फिर एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लेते, एक और बैटर डाल लेते बीच में टीम की। देखें मसला वही है ना कि आपने पहले से डिसाइड किया है कि इसको तो हम निकाल ही नहीं सकते। जब आप ये सोच के खेलेंगे तो इसका मतलब है कि आप टीम बना ही नहीं सकते, और टीम नहीं बना सकते तो आपको इसका मतलब है कि पाकिस्तान की हार का या इज्जत बेइज्जती का कोई ख्याल ही नहीं है। एक चीज़ जो हम बात भी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई, उसको श्रीलंका ने हराया। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक डिफरेंस आप चेक करें, इंटरेस्ट लेवल चेक करें। सनत जयसूर्या और मलिंगा वहाँ पे बैठे थे और उनका इंटरेस्ट देखें, वो हर बॉल पे इंगेज कर रहे थे अपने प्लेयर्स के साथ। ठीक है, जैसे अभी अवैस भाई ने बात की कि कई दफ़ा होता है कि प्लेयर्स इतने प्रेशर में आ जाते हैं तो उनको कोचिंग स्टाफ एक मैसेज भिजवाता है कि आपने यहाँ ये करना है। कल आप देखें ना, जितने रन ऑस्ट्रेलिया ने कर लिए, उनकी जगह हम पाकिस्तान होते तो वो हमने चेज करना था, कभी भी नहीं करना था। वही एक कंपैरिजन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ सलमान अली आगा की कैप्टनसी तो वो पता नहीं जब बड़े मैच में जाते हैं तो वो कहाँ ख़त्म हो जाती है, और वो शॉट सिलेक्शन जो उनकी अपनी खुद की या जो एक कैप्टनसी का एक रोल होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। आप ये देखें कि वो जब आए बॉलिंग करने, वो स्पिन थे, ठीक है, लेफ्टी को उन्होंने आउट कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्यों चेंज किया? शादाब को लगाने की तुक बनती है, लेफ्टी खड़े हैं भाई, आप क्या खुद करा लें ना। आप जब शुरू में आए, सब ने जब आपने आउट भी किया, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि भाई कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो जो 2 बचाए हैं उनका करना क्या है? उनका करना क्या सवाल तो ठीक है, मतलब आपने किस दे। और एंड में आप एक चीज नोट करें, एक तो शाहीन आए, उन्होंने उनकी वही क्या कहते हैं चाका तोड़ा, ठीक है, उसने मारा, और आखिरी ओवर भी आपने उनको मजबूरी में दिया। अगर आप उनके वहां पे एक्सप्रेशंस देखें तो वो पूरे 6 बॉलों पे सारी हिलाते हैं। यार 4 ओवर तो समझ आ गया कि आपने फॉर द सेक ऑफ के जी करा दिया, अब चलें हो जाता है। आखिरी ओवर देने के पीछे मुझे अभी तक कोई लॉजिक नहीं समझ। नहीं देखें ना, यही लॉजिक यही है ना कि आपने मजबूरी में खिलाया हुआ है। अब वो पता है कि इतना बड़ा एक बर्डन है और वो बाद में जाके वो मसला करेंगे। वो तो शाहीन शाह भी गुस्से में थे कि यार मुझे 1 ओवर दिया है, अब ला के आखिरी दे रहा है, ठीक है, वो लगता था यार जबरदस्ती के। उसने कहा नहीं, उस टाइम कह रहे थे कप्तान को मैंने नहीं करना भी है ना यही तो फिर मतलब देखें वो फिर करना भी है ना। और मतलब पहली बार यकीन करें अली भाई, पहली बार ऐसा लगा कि जो टीम थी ना, जब हमें ईशान किशन मार रहे थे तो पहली बार लगा कि हर बंदा शायद, अनफॉर्चुनेट, आई एम सॉरी टू से दिस, कि हर बंदा कह रहा है मेरे पे ना आए, हर बंदा छुपते हुए आप देखें ना कि हमारे पास 6 स्पिनर थे, ठीक है, हमने नहीं करवाए, ठीक है। उसके अलावा फ़हीम अशरफ, अगर हम बात करें आखिरी मैच में, वो फ़हीम अशरफ इंडिया के अगेंस्ट, वो फ़हीम अशरफ ही थे जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग कराई थी। वो पता नहीं क्यों बचा के रखे हुए। अभी मैं एक बात कर रही थी कि हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, कल हम सलमान अली आगा को खिला देंगे या नसीम शाह को खिला देंगे या दरमियान में नाफे को खिला देंगे। वो परफॉर्म कर लिए तो फिर उनको कौन खिलाएगा आगे? वो फिर यही होगा, बड़ा मैच आ रहा है,
शहनशाह को वापस नामों नहीं से निकलना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट आप उसको कहते हैं जो चीज़ ट्राई नहीं हुई होती, एक्सपेरिमेंट नहीं है ये। सलमान मिर्जा ने पहले मैच में 3 आउट किए हुए जिसको आपने बिठाया है, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट है जो पहले होनी चाहिए। आई थिंक पहला सवाल तो ये इसी तरह नसीम शाह जो है वो अभी जो सीजन पूरा खेल के आए हैं उसमें तीनों फेजेस में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग में बिल्कुल बांग्लादेश तो ये एक्सपेरिमेंट ये जो इन्होंने किया है कि आप सलमान अली आगा से 1 डाउन करा दें, बाबर से आप 4 करा दें, ये एक्सपेरिमेंट है जो चीज़ की कोई सैंपल साइज नहीं है। लेकिन सना सलमान का उस परफॉर्मेंस के बाद बाहर बैठना बनता नहीं था, रिगार्डलेस के टीम में जो भी हो रहा हो। मैम इशू यही है कि आप एक चीज देखें, एक बंदा आपको परफॉर्म करके दे रहा है तो उसको ना खिलाने की क्या वजह है? बिल्कुल, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं वो अगर परफॉर्म भी कर लेगा, क्योंकि वो कंसेक्यूटिव परफॉर्म करता आ रहा है, सलमान मिर्जा को बाहर बिठाने की क्या वजह है? परफॉर्मर है, ठीक है, नहीं बाहर बिठाने की बहुत बड़ी वजह। अगर वो वो एक शहनशाह और है ना आगे, अगर बस वो वही एक आगे और शहनशाह परफॉर्मेंस दे गया ऐसे तो हम सबको पता क्या हाँ, होगा। बस वो बट शहनशाह है आगे। एनीवेज आपको श्रीलंका लेकर चलते हैं अब, क्योंकि हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्जियाकार मोई शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोई शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो टीम के मोराल के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया से तो हार गए हैं, अब नमीबिया से अगला मैच है, टीम का मोराल कैसा है? और ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो उस्मान तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे खैर एज एन इंडिविजुअल बड़ी पॉजिटिव लगी, वहाँ से तो बड़ी पॉजिटिविटी आई, लेकिन आप ओवरऑल जो है मोराल टीम का कैसा देख रहे हैं? ये पाकिस्तान के लिए मैच बड़ा ज़रूरी है और इंडिया से हार कोई आसान नहीं है, ख़ास तौर पर जब आप 1 साइडेड मैच हारे हो। पाकिस्तान की टीम ने तकरीबन 3 घंटे यहाँ ट्रेनिंग की। ये सिंगाली स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये वो प्रेमदासा स्टेडियम से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है, कोलंबो में ही दोनों स्टेडियम है। तो कल का मैच सिंगाली स्पोर्ट्स स्टेडियम में होना है। तो आउटडोर पे की, फिर थोड़ी बारिश होगी, फिर इंडोर पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान ने इंडोर भी की। और वहाँ पे जब देखा गया, हमारे काफ़ी सोशल मीडिया के हमारे दोस्त आए हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, चैनल्स के दोस्त आए हुए हैं, अखबारात के दोस्त आए हुए हैं, तो उन्होंने वो फॉलो करते हैं, उन्होंने भी देखा कि वो दोनों सलमान और माइक हैसन हेड कोच जो है वो इलादा बैठ के काफ़ी उनकी डिस्कशन चलती रही, फिर एक एक प्लेयर को वो वॉच करते रहे। कल चेंजेस ज़रूर लगता है ऐसा ही है कि कोई ना कोई चेंजेस होंगी, वो क्या चेंजेस होंगी चले वो तो कल पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर अपबीट मूड में, अच्छे मूड में, वो चाहते हैं कि जो परफॉर्मेंस हम कर चुके हैं अगेंस्ट इंडिया उसको थोड़ा चेंज करके अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए और ऐसी परफॉर्मेंस दी जाए जो इम्प्रेसिव हो, एक बड़े मार्जिन से नमीबिया को हम हराएं। सिंगाली स्पोर्ट्स स्टेडियम में ये है कि यहाँ पे क्योंकि कैपेसिटी कम है, अराउंड 15-17,000 है, अगर क्राउड जो पाकिस्तान की टीम को फॉलो करता है, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पाकिस्तान से स्पेशली आया हुआ था फॉर इंडियन मैच, वो उन्होंने कोई स्टे किया है, स्टे फॉर दिस पर्टिकुलर मैच आल्सो, दे हैव स्टेड बैक। तो वो होपफुली कि वो पाकिस्तान के जो क्राउड है अपना, जो खासकर इस पर्टिकुलरली इस पर्पज़ के लिए आया हुआ है, वो कल इस स्टेडियम में भी आएगा और होपफुली एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये हाई स्कोरिंग गेम होगा। अब देखने वाली बात यह है कि शाहीन अफरीदी जिनकी परफॉर्मेंस पे बड़े सवालात, उनकी बॉलिंग पे बड़े सवालात, 2 ओवर में 31 रन, ना पहला ओवर उनसे अच्छा हुआ ना आखिरी ओवर उनसे अच्छा हुआ, क्या वो खेलते हैं कि उनकी जगह तब्दील करके नसीम शाह या सलमान मिर्जा को खिलाया जाता है? ये देखने वाली बात है। लेकिन बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जो है वो कल खेलता है, जिस तरह के मोई शाह साहब ने कहा। लेकिन अगर हाई स्कोरिंग होने वाला है तो फिर तस्वीर निकाल लेते हैं दोबारा, फिर यही हो सकता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, आई से दिस ऑन अ पर्सनल नोट, कि शाहीन कसूरवार नहीं है, उनको जो खिलाने वाले हैं ना, और ख़ास तौर पर जिन्होंने उनसे वो 2 ओवर उस दिन करवाए हैं, वो कसूरवार हैं। पाकिस्तान का जो मैच था उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हुई होंगी, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि ऐसा मैच जो है ना वो आधे से ज़्यादा, आई थिंक 70% आपकी कप्तानी पे चला जाता है। और उस दिन जो कप्तानी हुई, इवन वसीम अकरम ने कहा कि ऐसे मैचेस कप्तानी बड़ा मैटर करती है इन मैचेस में। आई थिंक इतनी नाकस और इतनी मायूस कुन कप्तानी थी कि वो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान को प्रोएक्टिव सोच रख रहा है। अभी शर्मा आपने आउट किया, उसके बाद आपने एक ईजी पैडल दे दिया, आपने सोचा ही नहीं। फिर उसके बाद जहाँ 200 लगता था आप 150 पर जो है वो रोकने लगे थे, फिर आप अबरार को कराने चले गए, फिर आप जो है शाहीन से करा रहे हैं, फिर आप उस्मान तारिक को लेट लाएं। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको अगर सलमान अली आगा जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर मेरा ये ज़ाती ख्याल ज़रूर है कि वो जो एक बात चल रही है ना कि इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो शायद अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उनमें सलमान अली आगा का नाम शायद सर फहरिस्त नज़र आता है। दैट बीइंग सेड, वुमेंस क्रिकेट से अच्छी खबर ज़रूर आई, हम ना सिर्फ वाइट वॉश से बच गए, लेकिन सादिया जो हैं, सादिया इकबाल, वो एक बार फिर नंबर 1 आ गई। तो आई थिंक एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान। बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं सादिया इकबाल, और सीखना चाहती हैं, हर वक्त इम्प्रूव करना चाहती हैं। पहले भी एक दफ़ा वर्ल्ड नंबर 1 हो चुकी हैं T20 में, और अब दोबारा ये इन्होंने रैंकिंग हासिल की है।
और यहाँ पर एक जो बात है कि कप्तानी जो है वो यहाँ पर ज़बरदस्त नज़र आती है। फातिमा सना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स टू हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान, मैं अभी से कह सकती हूँ, इवन दो शी इज़ वेरी वेरी अर्ली इन टू अ करियर, पर उससे बेहतरीन प्लेयर मुझे बहुत कम, मैं किसी के साथ उनका मवाजना कर सकती हूँ। बैटिंग हो उसमें पूरी जान मारती हुई नज़र आती हैं। 147 रन किए 3 मैच प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही साउथ अफ्रीका जाके फॉरेन कंडीशंस में, उनके प्लेयर्स को टॉप अप किया, और इसी तरह बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी नज़र आई। कप्तानी में बोल्ड डिसीजंस ले सकती हैं और अभी भी बहुत यंग है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के अभी इस वक्त बहुत लकी हैं वुमेंस क्रिकेट के, इस वक्त उनको फातिमा सना जैसा एक प्लेयर, एक लीडर मिला हुआ है। आई थिंक इनको मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए, इनके इर्द गिर्द और अच्छे प्लेयर्स को जमा करना चाहिए ताकि आप एक बेहतरीन टीम बना सकें। तो आई थिंक माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। सादिया इकबाल भी आई थिंक अनदर ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम हर, शी हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, और आई होप कि इसको अब ज़्यादा देर के लिए रिटेन भी करें। अच्छा, बात फिर वही आ जाएगी, इट विल बी अ स्टीरियोटिपिकल डिस्कशन, लेकिन अब जो इतना अच्छा अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है और कप्तानी इतनी अच्छी चल रही है, तो अब बेहतर यही हो सकता है कि एक लंबा अरसा चलने दें, इसमें कोई छेड़खानी अब ना करें। ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि वो जो स्टेबिलिटी है वो कोचिंग स्टाफ के साथ भी होनी चाहिए। देखिए कप्तानी अभी मुझे लगता है अभी भी वो बहुत यंग कैप्टन है, तो मुझे ऐसे फील होता है कि अभी भी कोचेस थोड़ा ओवर पावर कर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर लोगों को साथ लगाया गया। पहले मोहम्मद वसीम थे, अभी वहाब रियाज थे, तो उनको जितना फैसले उनको करने दिए जाए मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा, चाहे वो थोड़े गलत भी हों एट टाइम्स, पर जब तक वो फैसला करने की सलाहियत खुद कप्तान के अंदर नहीं आती, मैं हमेशा इस बात के ऊपर जोर देती हूँ। आई थिंक फातिमा को इस तरह करना चाहिए। इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आपके लिए एक बेहतरीन लीडर तैयार हो जाएगा। और बैटिंग का इशू अभी भी बहुत ज़्यादा है। बैटिंग अभी भी मेजॉरिटी रन आपके मिडिल से हो रहे हैं। सिद्रा अमीन बहुत नीचे खेल रही हैं। T20 में सिद्रा अमीन को भी टॉप 3 में ही खेलना चाहिए, उसके बाद उनका भी काम नहीं नज़र आता मुझे, उनको आपको टॉप 3 में खिलाना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी भी मुझे, जो वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे, आपका जून जुलाई में वर्ल्ड कप है इंग्लैंड में, तो वहाँ से पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। एंड आई थिंक वैसे जहाँ पर इतनी बातें हो रही हैं, मैं तो ये कहूँगा कि सलमान से कहेंगे फातिमा से कुछ टिप्स ले लें, फिर यही हो सकता है। मतलब अब इतनी अच्छी कप्तानी जहाँ हो गई है, बट सो इज़ नेवर एन ईजी सीरीज़ यार, ये भी तो हमें मानना पड़ेगा। देखिए एक मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी कि देर है पर दुरुस्त है, एटलीस्ट आपने बैकअप के अंदर पाकिस्तान ये जो वुमेंस टीम है, बहुत अरसा हो गया था सुने हुए कि पाकिस्तान जो इमर्जिंग है या ए टीम है उसका भी कोई टूर आपका हो रहा हो, इस वक्त शायद सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है, तो पूल ऑफ क्रिकेट आप इस वक्त बढ़ा रहे हैं। लेकिन कल भी जो हम मैच जीते हैं, फातिमा सना की लीडिंग आपको परफॉर्मेंस तो दोनों मैचेस के अंदर नजर आती है, पहले मैच की बात करें, कल के मैच की बात करें। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है ओपन से लेके आपका मिडिल ऑर्डर है, सीनियर प्लेयर्स आपके पास उस लेवल के मौजूद नहीं है। आप चाहे बाहर बेंच की बात करें, आली आपके पास मौजूद हैं, फिर मैं कहता हूँ कि उनका रोल क्या है, क्या वो पिंच हिटर हैं, क्या उनका काम है स्टेबिलिटी लेके इनिंग्स के अंदर आना। गुल फिरोज़ा भी आपके पास रही हैं पाकिस्तान टीम में, वो ओपन एज सच को इतना ज़्यादा इंप्रेसिव स्टार्ट नहीं दे सकी। फिर आप सिद्रा अमीन की बात करते हैं, उनको कि मैं फॉलो भी करता रहता हूँ, वन ऑफ दी क्रिकेटर्स जो हार्ड वर्किंग क्रिकेटर्स है, अपनी फिटनेस पे भी काम कर रही थी, ऑफ सीजन में भी आप देखें वो अपनी फिटनेस पे काम कर रही होती हैं। लेकिन जो उनका रोल है वो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि आप टॉप 3 में खेलना है या आपने जाके ऐसा फिनिशर खेलना है, क्योंकि जितनी उनकी अभी तक बैटिंग हमने देखी है, चाहे उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया हो, उसमें ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है ऊपर जाके बॉर्डर के ऊपर। तो ये चीज़ें स्टिल पाकिस्तान को कवर करने की जरूरत है, लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप उन कंडीशंस में खेल रहे हो जाके। थैंक यू वेरी मच अवैस, थैंक यू वेरी मच अली भाई कि आप हमें ज्वाइन करते। सना आपका बहुत शुक्रिया। आई थिंक मुबारकबाद हो पाकिस्तान वुमेंस टीम को, मुश्किल टूर था, लेकिन खास तौर पर फातिमा सना सादिया इकबाल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, आखिरी मैच भी अपने नाम कर लिया। दैट बीइंग सेड, मैं फिर आपको यकीन दिला दूं कि आप मुतमईन रहिए, हम जीत जाएंगे, कल क्वालिफाई भी करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों पर तनकीद जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है और वो ज़रूरी है। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।